स्वागत है सभी दर्शकों का आवाज़ इंडिया टीवी चैनल पर। आवाज़ विशेष में आज हमारे साथ एक ऐसी शख्सियत से हम आपसे रूबरू करवाने जा रहे हैं कि जो युवा है और गुजरात में वंचित समुदाय जो दबे कुचले लोग हैं उनकी एक आवाज़ बनकर आगे आए हैं। गुजरात के ऊना तहसील के कोब गांव में, जो गुजरात के मैप में हमें आखिर में दिखाई पड़ता है, एक छोटा सा गांव, वहाँ से चलते हुए उन्होंने आज इतनी बड़ी सफ़र तय की है। तो इस सफ़र के बारे में हम जानेंगे, उनको क्या क्या मुश्किलें आई है, उन्होंने कैसे ये सफ़र किया है। तो रूबरू करेंगे हम आज ऐसी शख्सियत से जिनका नाम है केवल सिंह राठौड़, जो पेशे से वकील है और सामाजिक एकता जागृति मिशन के नेशनल कन्वीनर भी है। तो आज हम रूबरू करवाएंगे आपको केवल सिंह राठौड़ से। तो स्वागत है केवल सिंह जी हमारी चैनल पर आपका। तो दर्शकों को बताइए कि आपने एक छोटे से गांव से निकलकर आज इतनी बड़ी सफ़र आपने तय की है, तो उसके बारे में हमारे दर्शकों को थोड़ा आप बताइए। मेरा नाम जो है केवल सिंह राठौड़ है और जो मेरा नेटिव प्लेस जो है वो गुजरात के गिर सोमनाथ डिस्ट्रिक्ट के ऊना तहसील का कोब गांव है। मेरे पप्पा जो है, मेरे फादर, उनका नाम है बाबू भाई राठौड़। मेरे जो माताजी है उनका नाम है जलू बहन राठौड़। मेरे पिताजी सिर्फ चौथी कक्षा तक पढ़े हुए हैं और वो एक छोटे से किसान है। मेरी माताजी जो है वो अनपढ़ है और वो घर में गृहिणी है। हम 3 भाई बहन थे। मेरी जो बड़ी बहन है वो मुंबई में है, उनका ससुराल। और हमारे जो दूसरे सेकंड जो सिस्टर थे उनका डेंगू की वजह से डेथ हो गया। वो पुलिस सब इंस्पेक्टर में पसंद हुए थे। और इनके बाद में तीसरा भाई हूँ और हम तीनों भाई बहन थे। और अभी मैं सामाजिक एकता जागृति मिशन जो है उसमें राष्ट्रीय संयोजक हूँ और गुजरात हाई कोर्ट एवं बॉम्बे हाई कोर्ट दोनों में हम एडवोकेट के तौर पे, अटर्नी एट लॉ के तौर पे हम प्रैक्टिस करते हैं। और सामाजिक एकता जागृति मिशन जो है उनका जो उद्देश्य है दबे कुचले लोगों को हेल्प करने का, तो गुजरात, राजस्थान, दीव दमन, दादरा नगर हवेली, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल, पंजाब, तेलंगाना, ऐसे कई राज्यों से जो पीड़ित लोग आते हैं तो उनको हम लीगली फ्री ऑफ कॉस्ट उनको हेल्प करते हैं, कानून के तरफ से भी और संगठन के माध्यम से भी। तो केवल सिंह जी, हमारे दर्शकों को आप ये भी बताइए कि आपके मन में ये विचार आया कि सामाजिक जागृति एकता मिशन है, वो आपने कैसे किया, उसके क्या उद्देश्य है, क्या कामगिरी रहती है, तो इसके बारे में भी आप थोड़ा बताइए। सामाजिक एकता जागृति मिशन, इनका जो स्थापना जो हुआ तो हम लोगों ने 2009 से सबसे पहले गुजरात के गिर सोमनाथ और इनके आसपास के जो विस्तार थे वहाँ पर शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, अदर बैकवर्ड कास्ट और रिलीजियस माइनॉरिटी के जो लोग हैं, जो अंडर प्रिविलेज लोग हैं, वंचित समुदाय के लोग हैं, इन पर हो रहे अन्याय और अत्याचार के सामने लड़ने के लिए हमने एक आयोजन किया। हम सभी युवा लोग इकट्ठे हुए और हमने सोचा कि भारत में जितने भी जो महापुरुष हुए हैं समय समय पर, तथागत बुद्ध हुए, सम्राट अशोक, संत कबीर, संत रोहिदास, वीर मेघमाया, रामदेव पीर, महात्मा फुले, शाहूजी महाराज, बाबा साहब अम्बेडकर, पेरियार वी रामास्वामी, नारायण गुरु, असंख्य ऐसे महापुरुष हुए, सावित्रीबाई फुले, फिर रमाबाई अम्बेडकर है। तो ऐसे जितने भी जो महामानवों ने जो जन्म लिया, उन्होंने समाज में परिवर्तन के लिए समय समय पर बहुत सारा काम किया और इनकी वजह से भारत के जो दबे कुचले लोग हैं उनको कुछ अधिकार मिले।
लेकिन अभी भी भारत की जो सबसे बड़ी दो जो समस्या है, तो उसमें सबसे बड़ी जो समस्या है वो समस्या है जाति व्यवस्था, और दूसरी जो समस्या है वो है पूंजीवाद। तो जातिवाद और पूंजीवाद का जो प्रॉब्लम है, इनकी वजह से भारत के करोड़ों लोग आज भी शोषित है, पीड़ित है, वंचित है। तो हमने सोचा कि जो दबे कुचले लोग हैं उनको मदद किया जाए, और ये महापुरुषों का जो मिशन है वो अभी भी अधूरा है, तो उनको कैसे पूरा किया जाए। तो इनकी वजह से हम लोगों ने सर्व समाज के युवाओं की एक मीटिंग बुलाई, और साल 2009 से सर्व समाज के सभी युवाओं की राय लेकर हमने सामाजिक एकता जागृति मिशन नाम के एक आंदोलन की शुरुआत की। यह आंदोलन की शुरुआत गिर सोमनाथ जिला के ऊना तहसील से हुई। बाद में गिर सोमनाथ, अमरेली, जूनागढ़, पोरबंदर, भावनगर, दीव, ऐसे सौराष्ट्र के बाकी के इलाकों में हम लोगों ने काम करना शुरू किया। बाद में गुजरात के सभी ज़िलों में काम करना शुरू किया, और शुरू में हम लोगों ने सभी जो गांव थे वहाँ पर गांव में जाकर जो वंचित समुदाय के लोग खास करके जो मजदूरी करते थे, उनको वहाँ पर जाकर हम लोगों ने प्रोजेक्टर के माध्यम से पुराना इतिहास उनको समझाया कि भारत के मूल निवासी जो लोग थे, सही मायने में वो भारत के शासक लोग थे, उनके आप वंशज हैं। और आज आपकी जो ये परिस्थिति बनी हुई है, कुछ मुट्ठी भर लोग देश की सत्ता पर जो काबिज हो चुके हैं, उनको वापस सत्ता से बेदखल करना, और भारत के जो सही मायने में जो मूल निवासी बहुजन समाज के जो लोग हैं, जो दबे कुचले लोग हैं, उनको वापस ये व्यवस्था में वापस उनको राजा बनाने का जो ये काम है, ये हम कर रहे हैं, और आपकी मदद की ज़रूरत है। तो हम लोगों ने प्रोजेक्टर के माध्यम से सभी लोगों को उनको वीडियो के माध्यम से हमने समझाया। हमने सभी जगह पे असंख्य कार्यक्रम लिए, और कार्यक्रम के माध्यम से सभी भाइयों और बहनों को हमने ये आंदोलन में साथ उनको इकट्ठा किया, उनको जोड़ा, और हमने सभी लोगों को अलग अलग कैडराइज एक्टिविस्ट जो भी है उनको भी हमने तैयार किया, और धीरे धीरे ये कारवां चलता गया। और आज के दिन गुजरात के अलावा दीव दमन, दादरा नगर हवेली, राजस्थान, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल, पंजाब, तेलंगाना, कुल 9 राज्यों में हम सामाजिक एकता जागृति मिशन का जो है वो काम करते हैं। जैसा कि आपने केवल सिंह जी बताया कि ये 9 राज्यों तक आपका सामाजिक जागृति एकता मिशन पहुंच चुका है। तो इस मिशन के तहत आप बहुत सारी कामगिरी करने वाले हैं। तो इस मिशन का मेन जो एम है, उद्देश्य है, वो क्या है मेन? हमारा सामाजिक एकता जागृति मिशन का जो उद्देश्य है, हमारा उद्देश्य है कि किसी भी लोगों के ऊपर अत्याचार और अन्याय नहीं होना चाहिए। भारत के जितने भी जो लोग हैं, उनको भारत के संविधान ने समान हक और अधिकार दिया हुआ है। भारत में किसी भी लोगों की पहचान जाति और धर्म के माध्यम से नहीं होनी चाहिए। वो कहाँ पैदा हुआ, उनका रंग कौन सा है, कौन सी जाति से है, उनका सेक्स क्या है, उनका लिंग क्या है, ये सारी चीज़ों से ऊपर उठकर वो इंसान है। और इंसानियत के नाते भारत के संविधान के माध्यम से वो भारत का नागरिक है, तो उनको समान हक और अधिकार मिलना चाहिए। भारत में कई लोग रहते हैं, अलग अलग प्रदेश में रहते हैं, अलग अलग जातियों में बटे हुए लोग हैं, और जातियों में बांटकर कुछ जो मुट्ठी भर लोग हैं वो उन पर हज़ारों साल से शासन करते आ रहे हैं। तो हमारा मकसद यह है कि जिन लोगों को जातियों में बांटकर इनके ऊपर कुछ मुट्ठी भर लोग जो शासन कर रहे हैं, उनका जो शोषण कर रहे हैं, ये शोषण इनका खत्म हो। जातियों में बटे हुए लोग वो एक हो, और जाति का जो उनका जो बंधन है वो टूटे।
और सभी लोग भारतीय बने। भारत में सभी लोग जो रहते हैं उनका कोई जाति और धर्म ना हो, सभी लोग भारतीय बने और दबे कुचले जो लोग हैं इनके ऊपर जितने भी जो अन्याय और अत्याचार है वो खत्म हो। अभी सामाजिक एकता जागृति मिशन के माध्यम से भारत भर में 30,000 कैडराइज कार्यकर्ता हमने तैयार किए हैं। ये 30,000 जो लोग हैं, जो कैडराइज कार्यकर्ता है, वो भारत के सभी 9 राज्यों में सामाजिक और आर्थिक बराबरी के लिए सभी लोगों को समझाने का काम करते हैं, जातियों में बटे हुए लोगों को जोड़ने का काम करते हैं और भारत के संविधान ने जो उनको समानता का अधिकार दिया हुआ है वो अधिकार उनको मिले। सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, शैक्षणिक, धार्मिक सभी तरीके से सभी लोगों को समान हक और अधिकार मिले। और साथ में हमारा जो अल्टीमेट गोल जो है कि भारत एक लोकतांत्रिक देश है और किसी भी लोकतांत्रिक देश का जो मूल ढांचा है वो उनका 4 पिल्लर पे होता है। उनका जो पहला पिल्लर है वो विधायिका है, दूसरा जो है वो कार्यपालिका है, तीसरा जो है वो न्यायपालिका है और चौथा जो है उनका मीडिया होता है। तो भारत के ये लोकतांत्रिक ढांचे की चारों पिल्लर पर एससी, एसटी, ओबीसी, रिलीजियस माइनॉरिटी के लोग और सवर्ण समुदाय के जो भी गरीब और दबे कुचले लोग हैं सभी लोगों को उनको वस्ती के प्रमाण में उनकी आबादी के हिसाब से उनका प्रतिनिधित्व मिले, चाहे विधायिका हो, कार्यपालिका हो, न्यायपालिका हो या मीडिया हो, सभी जगह पे उनको उनके आबादी के हिसाब से उनका प्रतिनिधित्व मिले और भारत के संविधान का पूर्ण रूप से पालन हो। यही हमारा अल्टीमेट गोल है और हम चाहते हैं कि समता, स्वतंत्रता, बंधुता और न्याय पर आधारित समाज और राष्ट्र का निर्माण हो। तो जैसे कि आपने केवल सिंह जी बताया, बहुत ही उम्दा आपका उद्देश्य है। संविधान में जो साफ साफ लिखा गया है कि हर एक भारतीय को समानता मिले, स्वतंत्रता मिले और वो भाईचारे से रहे। बहुत ही अच्छा उद्देश्य है आपका और आपके मिशन का। तो ये मिशन का उद्देश्य बहुत ही उम्दा है। तो इस मिशन के तहत आपने क्या क्या इसमें कामगिरी की है अब तक और आगे भी आप क्या क्या करने वाले हैं, वो भी हमारे दर्शकों को थोड़ा बताइए। सामाजिक एकता जागृति मिशन के माध्यम से हम लोग जो काम करते हैं, कौन से कैंपेन चला रहे हैं, इनके बारे में आपको थोड़ा डिटेल में मैं बताना चाहता हूँ। सामाजिक एकता जागृति मिशन में जुड़े हुए सभी कार्यकर्ता, चाहे वो ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, वैश्य हो, ओबीसी समुदाय का हो, शेड्यूल कास्ट हो, शेड्यूल ट्राइब हो या रिलीजियस माइनॉरिटी के लोग हैं, सभी भाइयों और बहनों जो इस मिशन में काम करते हैं। हमारा अभी 9 राज्यों में कुल हम 10 कैंपेन चलाते हैं। हमारा जो पहला कैंपेन है वो है अस्पृश्यता निवारण शिविर, अनटचेबिलिटी प्रिवेंशन कैंप। भारत के सभी गांवों में हम चाहते हैं कि अनटचेबिलिटी के खिलाफ, अस्पृश्यता जो है उनको कैसे हम खत्म किए उनके बारे में लोगों को समझाए। अनटचेबिलिटी जो है वो लीगली तो एक क्रिमिनल ऑफेंस है ही। भारत के संविधान के आर्टिकल 17 में एबोलिश टू अनटचेबिलिटी का जो प्रावधान किया हुआ है, साथ में एट्रोसिटी एक्ट का जो कानून है उसमें भी जो अनटचेबिलिटी है उनको भी क्रिमिनल ऑफेंस के डेफिनेशन में उनको काउंट किया है। लेकिन साथ में हम लोगों को ये भी समझाते हैं, जहाँ पर गाँवों में या शहरों में हमारा जो कार्यक्रम होता है, हमारा जो सम्मेलन होता है, तो अस्पृश्यता निवारण शिविर का जो कार्यक्रम है उसमें हम लोगों को समझाते हैं कि अगर आप किसी ईश्वर को मानते हैं, एग्जाम्पल के तौर पे आप कोई भी ईश्वर, अल्लाह या गॉड को मानते हैं, तो कुदरत जो है, नेचर जो है, प्रकृति कभी कोई भेदभाव नहीं करती है। ब्राह्मण के घर पे भी इतनी ही बारिश होती है जितनी शेड्यूल ट्राइब का कोई व्यक्ति है उनके घर पे होती है। शेड्यूल कास्ट के लोगों को भी इतनी ही हवा मिलती है जितनी कोई रिलीजियस माइनॉरिटी का जो बंदा है उनको मिलती है। तो अनटचेबिलिटी जो है
वो कुदरती तौर पे तो हमें नहीं ही माननी चाहिए और कानूनन तौर पे भी ये ऑफेंस है। हम जो सभी लोग हैं वो इंसान है और जाति और धर्मों में जिन लोगों ने धर्मशास्त्रों के माध्यम से जिनको बांटा है वो लोग उनका धर्म के नाम की उनकी दुकान चलती रहे, उनका धर्म का धंधा आगे बढ़ता रहे। इसीलिए उन लोगों ने शास्त्रों में ये अनटचेबिलिटी का जो प्रावधान किया है वो सरासर गलत है। मनुस्मृति और बाकी के अन्य धार्मिक शास्त्रों में जो अस्पृश्यता का जो प्रावधान है वो बिल्कुल गलत है। तो हम लोगों को अस्पृश्यता निवारण के बारे में उनको अवेयर करते हैं, उनको जागरूक करते हैं और अस्पृश्यता से मुक्त हमारा समाज कैसे आगे बढ़े उनके बारे में हम समझाते हैं उनको कि भारत में अगर आप शेड्यूल कास्ट से हो और अगर आप प्रेसिडेंट भी बनते हो फिर भी आपके साथ अनटचेबिलिटी होती है। अगर आप रामनाथ कोविंद है फिर भी आपको ब्रह्मा मंदिर में प्रवेश नहीं मिल पाएगा क्योंकि आप अनटचेबल हो। तो ये अनटचेबिलिटी खत्म होनी चाहिए। अगर आप शेड्यूल कास्ट का जो डिपार्टमेंट जो है भारत के संविधान ने जिनको संवैधानिक व्यवस्थाओं के तहत नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट जो बनाया है उनके अगर आप चेयरमैन हो और पीएल पुनिया हो फिर भी आपको मंदिर में प्रवेश नहीं मिलेगा। अगर आप किसी स्टेट के चीफ मिनिस्टर हो और अगर आप जीतन राम मांझी हो, अगर आप किसी स्टेच्यू का अनावरण करते हो तो वो स्टेच्यू को गौमूत्र से शुद्धिकरण किया जाएगा। शेड्यूल कास्ट तो छोड़ो, अगर आप ओबीसी समुदाय से हो, पिछड़ी जाति से हो और अगर आप अखिलेश यादव हो और जब आप अपना मुख्यमंत्री आवास खाली करते हो तभी भी उनको गौमूत्र से शुद्धिकरण किया जाएगा। तो ये सारी चीज़ें जो है इनका जो मुख्य जो जड़ है वो अनटचेबिलिटी है, अस्पृश्यता है। तो इनको ख़त्म करने के लिए हम अस्पृश्यता निवारण शिविर चलाते हैं। दूसरा जो हमारा कैंपेन है सर्व समाज भाईचारा सम्मेलन। भारत में ये जो भी राजनीतिक दलों के जो नेता हैं और ये जो भी जाति के नाम पे जो संगठन चलाने वाले लोग हैं उन्होंने देश में जाति के नाम से इतना जहर घोल दिया है कि कोई भी जाति के लोग दूसरी जाति के साथ बैठने के लिए तैयार नहीं है। सभी लोगों ने जाति के नाम से अपना अलग अलग संगठन बना दिया है। तो हम चाहते हैं कि सर्व समाज के लोग जाति और धर्म से ऊपर उठकर एक मंच पर इकट्ठे होकर बैठे और भारत में जाति और धर्म से ऊपर उठकर संवैधानिक व्यवस्थाओं के माध्यम से हम एक बने और जाति की जो व्यवस्था है उनको खत्म करें। इसीलिए हम भारत के सभी गांवों और शहरों में सर्व समाज भाईचारा सम्मेलन का कैंपेन चलाते हैं और हम चाहते हैं कि सर्व समाज के सभी लोग एक मंच पे इकट्ठे हो और ये जाति व्यवस्था खत्म हो। तीसरा जो हमारा कैंपेन है वो है मजदूर अधिकार सम्मेलन। मजदूर अधिकार सम्मेलन में हमने कुल 8 मांगे रखी हुई है। मजदूर अधिकार सम्मेलन का जो हमारा मकसद है उसमें हमारी जो मांग है कि जो आउटसोर्स से जिन लोगों का जो शोषण होता है, जिनको कॉन्ट्रैक्ट पद्धति के माध्यम से जो जिन कामगारों का जो शोषण होता है, भारत के संविधान के अनुच्छेद 23 और 24 में ये जो आर्थिक शोषण के सामने से लड़ने के लिए जो प्रावधान किया हुआ है, तो ये सारी चीज़ें जो है इनके बारे में हम लोगों को बताते हैं। हमारा डिमांड है कि सभी राज्यों में और राज्य सरकार है वो उनके सभी डिस्ट्रिक्ट और तहसीलों में लेबर कोर्ट बनाए ताकि किसी भी जो लेबर है, कामगार है, उनके ऊपर कोई अन्याय और अत्याचार होता है तो उनको लेबर कोर्ट के माध्यम से उनको न्याय मिले। आपको बता दें कि भारत में जितनी भी जो आंगनवाड़ी वर्कर बहन है, आशा वर्कर के जो कार्यकर्ता है, जो मध्याह्न भोजन के जो संचालक है, जितने भी जो होमगार्ड है, तो ये सारे जो लोग हैं उनको बिल्कुल नॉमिनल वेतन देकर उनका शोषण होता है। मध्याह्न भोजन के जो संचालक है उनका 1 महीने का जो वेतन है वो 1600 रुपये है।
तो आप समझ सकते हैं कि 1600 रुपये में किसी का भी घर नहीं चल सकता है। ये ग्राम रोजगार सेवक है या विलेज कंप्यूटर ऑपरेटर है, गांव में जो विलेज कंप्यूटर ऑपरेटर है उनकी जो तनख्वाह है वो 1000 रुपये है। तो हमारी मांग है कि सभी लोगों को मिनिमम वेज एक्ट 1948 का जो कानून है, कॉन्ट्रैक्ट लेबर एक्ट 1917 का जो कानून है, इनके तहत उन सभी लोगों को सही वेतन मिले। तो ये सारे जो कैंपेन है वो मजदूर अधिकार सम्मेलन कैंपेन के माध्यम से हम चलाते हैं। हमारा चौथा जो कैंपेन है वो है महिला स्वाभिमान सम्मेलन। सामाजिक एकता जागृति मिशन के माध्यम से हम भारत के सभी गांवों में महिला स्वाभिमान सम्मेलन का कैंपेन चलाते हैं। किसी भी महिला के ऊपर अगर कहीं पर रेप होता है, उनके ऊपर अगर कोई अत्याचार होता है, छेड़खानी की कोई घटना होती है, तो हम उनको बिना मूल्य किसी भी प्रकार के एक पैसे लिए बगैर उनको हम बिना मूल्य हेल्प करते हैं। साथ में जो बच्ची जो 11वीं कक्षा में पढ़ती है या 12वीं कक्षा में पढ़ती है, तो ऐसी जो छात्राएं जो पढ़ती है, इनके साथ जो छेड़खानी की जो घटना होती है, उनको भी हम जो पॉक्सो का जो कानून है, इनके तहत हम उनको मार्गदर्शन देते हैं और उनको लड़ने की हिम्मत देते हैं। साथ में जो महिलाएं, उनको इनके पिता की मिल्कत में जो भागीदारी होनी चाहिए, इनके पति की मिल्कत में जो भागीदारी होनी चाहिए। जो महिला सरकारी नौकरी करती है तो उनको समान वेतन मिलना चाहिए, उनको मैटरनिटी लीव मिलनी चाहिए। तो ये सारी चीज़ें जो है वो हम महिला स्वाभिमान सम्मेलन कैंपेन के तहत उनको समझाते हैं। हमारा जो 5वां कैंपेन है वो है किन्नर अधिकार सम्मेलन। किन्नर लोग जो है, थर्ड जेंडर के जो लोग हैं, इनके लिए भारत में कोई भी संगठन काम नहीं करता है। आपको एक सिंपल एग्जाम्पल मैं दूँ तो गुजरात में 10 लाख किन्नर है। तो हमारी जो डिमांड है कि सारे जो किन्नर है उनको फ्री एजुकेशन मिले, उनको रहने का फैसिलिटी मिले, उनको मुफ्त में एजुकेशन मिले, साथ में उनको विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका, मीडिया, उद्योगों, सभी जगह पे उनको उनके आबादी के हिसाब से प्रतिनिधित्व मिले। और साथ में जो किन्नर है उनको वृद्धावस्था में पेंशन मिले, उनको आवास की सहाय मिले, ताकि उनको कहीं पर भी दर दर भटकना ना पड़े और उनको किसी से भी भीख मांगनी ना पड़े। हमारा एक और कैंपेन है बख्शीपंथ समुदाय के जो लोग हैं, पिछड़ी जाति के जो लोग हैं, उनके अधिकारों का जो कैंपेन है। जैसे मंडल कमीशन जो है, मंडल कमीशन के तहत और भारत के 1932 में जो भारत की जो जनगणना हुई, तो उसमें ओबीसी समुदाय की 54% आबादी है। तो ये 54% आबादी के लोगों को उनको उनके आबादी के हिसाब से विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका और मीडिया में उनका प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए। तो हमारी मांग है कि ओबीसी समुदाय के जो लोग हैं उनको आज भी न्याय से वंचित रखा गया है, उनको उनके आबादी के हिसाब से न्याय नहीं मिला है। तो ओबीसी समुदाय के लोग हैं उनको भी उनके आबादी के हिसाब से प्रतिनिधित्व मिले। इसके लिए हम लोग जो है वो ओबीसी समुदाय के लोगों को न्याय दिलाने के हित में पिछड़े वर्ग के अधिकारों का आंदोलन चलाते हैं और एक हम कैंपेन चलाते हैं। हमारा एक दूसरा जो कैंपेन है वो विचरती विमुक्ति जाति के जो लोग हैं, घुमंतु फिरंती जाति के जो लोग हैं, खास करके जो देवी पूजक समुदाय के लोग हैं, बंजारा समुदाय के लोग हैं, छारा समुदाय के लोग हैं। तो इनका क्या है कि कुछ दिन ये यहाँ पर काम करते हैं, 15 दिन के बाद वो दूसरी जगह पे काम करते हैं। तो उनका कोई फिक्स कोई जगह नहीं है, उनको आवास की फैसिलिटी नहीं है, उनको विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका और मीडिया में प्रतिनिधित्व नहीं है। तो हमारी जो मांग है कि ये घुमंतु फिरंतु जाति के जो लोग हैं, इनके लिए भारत की संसद ने एक रेणके कमीशन नाम का एक आयोग गठित किया था। तो रेणके जो कमीशन है उन्होंने सिफारिश की थी कि ओबीसी समुदाय जो है इनके अलग विचरती विमुक्ति जाति के जो लोग हैं, एनटी, डीएनटी, विजेएनटी जाति के जो लोग हैं, उनको
अलग से 10% आरक्षण मिले, इनके बच्चों को भी पढ़ने का पूरा मौका मिले, इनको भी रोजगारी की पूरी तक मिलनी चाहिए और इनके लिए भी आवास की योजना जो है उनको लागू होनी चाहिए। तो भारत में ऐसे करोड़ों लोग जो है वो आज भी घुमंतु फिरंतु जाति के लोग हैं, वो न्याय से वंचित है। तो हम चाहते हैं कि घुमंतु फिरंतु जाति के जो लोग हैं उनको भी न्याय मिले। हमारा एक और कैंपेन जो है वो कैंपेन यह है कि रिलीजियस माइनॉरिटी के जो लोग हैं इनके ऊपर जो अन्याय और अत्याचार होता है, जैसे मुस्लिम समुदाय के लोग हैं, क्रिश्चियन समुदाय के लोग हैं, बुद्धिस्ट समुदाय के लोग हैं, सिख लोग हैं, जैन लोग हैं, तो इनके साथ धर्म के नाम पर जो भेदभाव होता है और धर्म के नाम पर इनके ऊपर जो अत्याचार होता है वो अत्याचार बंद होना चाहिए। भारत के संविधान ने जो रिलीजियस माइनॉरिटी के जो लोग हैं उनको जो स्पेशल जो उनको जो प्रोटेक्शन दिया हुआ है, उनके लिए जो प्रावधान किए हैं वो प्रावधान सिर्फ कागज़ पर है। कुछ राजनीतिक दल के लोग, कुछ धार्मिक संगठनों के लोग अपनी राजनीति चमकाने के लिए माइनॉरिटी समुदाय के लोगों के ऊपर दिन प्रतिदिन अत्याचार करते हैं। आपके फ्रिज चेक करते हैं कि आपके फ्रिज में कौन सा मांस है, आप क्या खाना खाओगे वो ये धर्म के ठेकेदार नक्की करते हैं, वो डिसाइड करते हैं। तो ये गलत है, ये बंद होना चाहिए। इसलिए हमने रिलीजियस माइनॉरिटी के जो लोग हैं, जो दबे कुचले लोग हैं, और रिलीजियस माइनॉरिटी के जो लोग हैं वो भारत के मूल निवासी हैं। SC ST OBC समुदाय से जिन्होंने धर्मांतरण किया है, तो यही लोग हैं वो आज के भारत के मुसलमान हैं, वो भारत के क्रिश्चियन हैं, भारत के बुद्धिस्ट हैं, भारत के सिख हैं और भारत के जैन हैं। तो जो SC ST OBC समुदाय के लोगों ने ये जो मनुवादी व्यवस्था से प्रताड़ित होकर ये धार्मिक व्यवस्था में जो उनका शोषण होता था, तो ये शोषण से त्रस्त होकर उन्होंने ये धर्मांतरण किया। तो ये जो रिलीजियस माइनॉरिटी के लोग हैं वो भारत के मूल निवासी लोग हैं, SC ST OBC समुदाय के लोग हैं, तो इनको न्याय मिले। इसीलिए हम लोग उनके रिलीजियस माइनॉरिटी समुदाय के लोगों के लिए भी काम करते हैं। और हमारा ये और भी कैंपेन है, हम किसी जाति और धर्म के विरोधी नहीं है। सामाजिक एकता जागृति मिशन जो है वो सर्व समुदाय के सभी लोगों का ये आंदोलन है। हमारा ये जो कैंपेन है ये इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के जो लोग हैं, सवर्ण समुदाय के जो गरीब लोग हैं, उनको भी न्याय मिले, इनके लिए भी हम काम करते हैं। सभी ब्राह्मण जो है वो सुखी संपन्न नहीं है, सभी जो बनिया है तो वो सुखी संपन्न नहीं है। अत्याचार क्षत्रिय लोगों पर भी होता है, ब्राह्मण पर भी होता है और वैश्य समुदाय के लोगों पर भी होता है। और जो सरकार में जो बैठे हुए मुट्ठी भर लोग हैं, सिर्फ कागज़ पर तो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के लोगों को न्याय दिलाने की बड़ी बड़ी बातें करते हैं, कागज़ पर उनके लिए कानून बनाते हैं, लेकिन वास्तविक तौर पे उनको कहीं पर न्याय नहीं मिलता है। तो हम चाहते हैं कि सवर्ण समुदाय के जो गरीब लोग हैं उनको भी न्याय मिले, और सवर्ण समुदाय के गरीब लोग जो हज़ारों की संख्या में सामाजिक एकता जागृति मिशन के साथ जुड़े हुए हैं, उनके हक और अधिकार की लड़ाई भी हम EWS के आंदोलन के माध्यम से लड़ते हैं। तो बहुत ही विस्तृत में और बहुत ही बढ़िया जानकारी आपने अपने मिशन के बारे में दी है हमारे दर्शकों को। तो आगे हम ये भी जानना चाहेंगे केवल सिंह जी कि हमारा जो भारत देश जो कॉन्स्टिट्यूशन से चलता है, तो उस पर आपके क्या विचार है, आप कैसे उससे सहमत है और उसके बारे में आप क्या सोचते हैं? भारत का जो संविधान है, भारत का संविधान दुनिया का श्रेष्ठ संविधान है। भारत के संविधान निर्माताओं ने भारत के प्रदेश, जाति, सभी जो भी विविधता थी, अलग अलग धर्म के लोग यहाँ पर रहते हैं,
तो सभी लोगों को ध्यान में रखकर, खास करके वंचित और पीड़ित समुदाय के लोगों पर जो हजारों साल से जो अन्याय और अत्याचार होता था, उनको कैसे न्याय दिलाया जाए, ये सारी चीज़ों को ध्यान में रखकर भारत के संविधान का निर्माण किया है। मेरा पर्सनल ओपिनियन है कि भारत का संविधान दुनिया का सबसे श्रेष्ठ संविधान है। भारत का जो संविधान है उसमें सभी जाति और धर्म के लोगों को समान हक और अधिकार दिया हुआ है। कोई भी लोग जो है वो जन्म से बड़ा नहीं है, वो अपने कर्म से महान है। अगर किसी का जन्म कोई ऊंची जाति में हुआ है या किसी का जन्म कोई गरीब परिवार में हुआ है, तो उनके जन्म के माध्यम से उनकी हैसियत का अंदाज़ा नहीं लगाया जाएगा। वो कैसे काम करता है, उनके कर्म क्या है, इनके माध्यम से उनका जो है उनका मूल्यांकन होगा। तो भारत के संविधान ने आर्टिकल 12 to 36 जो है वो फंडामेंटल राइट जो दिए हुए हैं, जो समता, स्वतंत्रता, बंधुता और न्याय पर आधारित जो हमारा संविधान जो है वो सबसे बेहतर संविधान है। भारत के संविधान ने सभी लोगों को समान हक और अधिकार दिया है। भारत के संविधान के बदौलत ही एक महिला भारत की प्रधानमंत्री पद की कुर्सी पर पहुंच सकती है। भारत के संविधान के बदौलत ही एक शूद्र समुदाय का व्यक्ति, जिनके बाप दादाओं को वोट देने का अधिकार नहीं था, वो चाय वाला व्यक्ति देश का प्रधानमंत्री बन सकता है। तो ये सारी चीज़ें जो है वो भारत के संविधान की बदौलत संभव हो चुकी है। आप देख सकते हो कि शेड्यूल कास्ट के लोगों को मनुस्मृति के समय में गांव के बाहर रखा जाता था। यही शेड्यूल कास्ट समुदाय का बंदा भारत का फर्स्ट सिटीजन है और राष्ट्रपति की कुर्सी पर आज बैठा है। अगर भारत का संविधान नहीं होता तो ये संभव नहीं होता। तो भारत का संविधान जो है, संविधान के निर्माताओं ने बहुत सही तरीके से उनका निर्माण किया है, लेकिन बदकिस्मती से उनका जो पालन नहीं हो रहा है। तो हम चाहते हैं कि भारत के संविधान का सही तरीके से पालन हो और संविधान के निर्माताओं का जो मिशन और विज़न था, उनका जो लक्ष्य था, वो लक्ष्य साकार करने का, भारत के संविधान को बचाने का, भारत के संविधान की रक्षा करने की जिम्मेवारी आज हमारी है। हम भारत के संविधान की रक्षा करने के लिए हम सभी लोग, सभी भारतवासी, हमें संकल्प लेना चाहिए कि भारत के संविधान की रक्षा करेंगे और संविधान को बचाएंगे। तो आज हम देख रहे हैं केवल सिंह जी कि भारत देश में हम चाहे न्यायपालिका में देख ले, मीडिया में देख ले, या अपने पार्लियामेंट में भी देख ले, या जो भारत के जो 4 स्तंभ है वहाँ हम नज़र करते हैं तो हमें बड़ी असमानता दिखाई दे रही है। हम मीडिया में देख रहे हैं कि 98% लोग जो है वो किसी एक समुदाय से ही बिलोंग करते हैं। तो ऐसी जो स्थिति आज हमें दिख रही है, नज़र आ रही है, तो ये स्थिति के ऊपर और इसके ऊपर आप क्या कहना चाहते हैं, आपके क्या विचार है? दुनिया के जितने भी जो लोकतांत्रिक देश हैं, मैंने पहले भी बताया, वो 4 पिलर पर आधारित होते हैं: विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका और मीडिया। विधायिका का जो काम है वो कानून बनाना है। तो विधायिका में हम देखें तो एक होती है संसद होती है, वो सेंट्रल गवर्नमेंट को रिप्रेजेंट करती है, और दूसरी जो होती है जो स्टेट गवर्नमेंट को जो रिप्रेजेंट करती है वो विधानसभा होती है और विधान परिषद होती है। संसद में जो होता है वो 2 अलग अलग उनके जो गृह है, 2 हाउस है, एक राज्यसभा और एक लोकसभा। तो भारत की संसद में भारत के संविधान ने जो रिजर्वेशन का जो प्रावधान किया है, इनके हिसाब से
शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल का ट्राइब के जो लोग हैं उनको तो उनके आबादी के हिसाब से प्रतिनिधित्व मिल रहा है। रिजर्वेशन के ऊपर भी कुछ लोग जो है वो आपत्ति जताते हैं। रिजर्वेशन इज नॉट द मैटर ऑफ एम्प्लॉयमेंट, रिजर्वेशन इज द मैटर ऑफ रिप्रेजेंटेशन। आरक्षण का मूल मकसद ही यही है कि जितनी जिनकी आबादी, जितनी जिनकी वस्ती, जितना जिनका पॉपुलेशन, उनके हिसाब से उनको प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए। तो भारत में विधायिका में शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब के जो लोग हैं उनको आबादी के हिसाब से थोड़ा कुछ प्रतिनिधित्व मिल रहा है। वो लोकसभा में भी मिल रहा है और विधानसभा में भी मिल रहा है। राज्यसभा और विधान परिषद में ऐसे रिजर्वेशन का कोई प्रावधान नहीं है। तो उसमें ज़्यादातर जो तथाकथित उच्च जाति के जो लोग हैं वही प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। तो हमारी जो मांग है कि विधायिका जो है, विधायिका में शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब और ओबीसी समुदाय के लोग हैं और रिलीजियस माइनॉरिटी के समुदाय के जो लोग हैं उनको भी उनके आबादी के हिसाब से प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए। अभी आप देखें तो भारत की जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उसमें शेड्यूल कास्ट के कैबिनेट मंत्री कितने हैं? शेड्यूल कास्ट के एकमात्र थावरचंद गहलोत जो है और रामविलास पासवान जो है, 2 कैबिनेट मंत्री है। तो भारत में शेड्यूल कास्ट की जो आबादी है वो 15% है। तो 15% आबादी के हिसाब से उनका प्रतिनिधित्व नहीं है। ऐसे ही अगर आप देखें तो जो शेड्यूल ट्राइब के जो लोग हैं उनको भी उनके आबादी के हिसाब से प्रतिनिधित्व नहीं मिला। और सबसे ज़्यादा जिनको अन्याय होता है वो है पिछड़ी जाति के लोग जो हुए, ओबीसी समुदाय के लोग हैं। उनको कैबिनेट हो या राज्य कक्षा के जो उनका मंत्रालय है उसमें उनको सबसे ज़्यादा अन्याय होता है। तो ओबीसी समुदाय की जो समस्या है वो समस्या ओबीसी समुदाय का व्यक्ति ही सही तरीके से जानता हो कि उनकी क्या तकलीफ है। अनटचेबिलिटी क्या है वो शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब का बंदा ही सही तरीके से उनको जानता है, क्योंकि उन्होंने महसूस किया है कि अनटचेबिलिटी क्या है। कोई ब्राह्मण बनिया या क्षत्रिय समुदाय का व्यक्ति जो है वो अनटचेबिलिटी के बारे में इतना फील नहीं कर सकता, क्योंकि उन्होंने महसूस नहीं किया है। तो हमारी डिमांड ये है कि विधायिका में सभी जाति और धर्म के लोगों को उनके आबादी के हिसाब से प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए। अगर आप देखें, मैं एक छोटा सा आपको एक एग्जाम्पल देना चाहूँगा। गुजरात में ओबीसी समुदाय की 3 करोड़ की आबादी है, शेड्यूल कास्ट की 50 लाख की आबादी है और शेड्यूल ट्राइब जो है इनकी 1 करोड़ की आबादी है। और ये जो एनटी, डीएनटी, विजेएनटी जो लोग हैं, जो विचरती विमुक्ति जाति के जो लोग हैं, इनकी आबादी करीब 75 लाख से 80 लाख की है। तो आप समझ सकते हैं कि गुजरात में 6 करोड़ से ज़्यादा लोग जो रहते हैं उसमें 5 करोड़ से भी ज़्यादा जो आबादी है वो एससी, एसटी, ओबीसी और एनटी, डीएनटी, विजेएनटी और रिलीजियस माइनॉरिटी के लोगों की आबादी है। इनके बावजूद भी गुजरात के चीफ मिनिस्टर जो है वो विजय रूपानी है। तो आप देखो कि विजय रूपानी के जो समुदाय की जो आबादी है, अगर विजय रूपानी किसी गांव की पंचायत में अगर पंचायत का चुनाव भी लड़े तो भी वहां पर वो जीतेगा नहीं। इनके बावजूद भी वो आज चीफ मिनिस्टर बनकर बैठा है। और एससी, एसटी, ओबीसी समुदाय के जो लोग हैं वो जो सही मायने में इनकी इतनी बड़ी आबादी है उनको चीफ मिनिस्टर होना चाहिए। वो आज आंदोलन चला रहे हैं, न्याय की भीख मांग रहे हैं। गुजरात में खास करके जो कोली समुदाय है, कोली और ठाकुर समुदाय की जो आबादी है वो 2 करोड़ से भी ज़्यादा है।
सही मायने में अगर देखा जाए तो कोली समुदाय का जो आदमी है उनको चीफ मिनिस्टर होना चाहिए, लेकिन भारत की जो विधायिका जो है उसमें कुछ मुट्ठी भर लोगों ने जो कब्जा करके बैठे हुए हैं, उनकी वजह से एससी एसटी ओबीसी और रिलीजियस माइनॉरिटी के लोगों को न्याय नहीं मिल रहा है। तो हमारी मांग है कि विधायिका में सभी लोगों को, सभी जाति और धर्म के लोगों को उनकी आबादी के हिसाब से प्रतिनिधित्व मिले। हम किसी ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य समुदाय के विरोधी नहीं है, ब्राह्मण समुदाय के लोगों को भी उनका प्रतिनिधित्व मिले। ब्राह्मण समुदाय की आबादी जो है 3.5% है, तो 3.5% के हिसाब से उनको भी प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए। लेकिन ओबीसी समुदाय की आबादी 54% है, तो उनको 54% के हिसाब से भी प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए। इनके साथ अन्याय होता है तो ये अन्याय गलत है, ये हम कभी भी सहन नहीं करेंगे। दूसरी बात जो है कार्यपालिका की है। किसी भी जो कानून है उनका जो इम्प्लीमेंटेशन जो करना है, उनको एग्जीक्यूट करना है, तो उनके लिए आईएएस, आईपीएस, आईआरएस, आईएफएस, ये जो सिविल सर्विसेज के जो लोग हैं ये उनको एग्जीक्यूट करते हैं। अगर कहीं पर कोई अत्याचार की घटना होती है, शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब के लोगों को मैं खास करके बताना चाहता हूँ कि आप कहते हो कि हमारे भाई की हत्या हुई, हमारे बहन के ऊपर बलात्कार होता है। अभी एक विक्टिम जो मिलने के लिए आए थे, थानगढ़ हत्याकांड आपने सुना होगा, गुजरात के सुरेंद्रनगर के थानगढ़ में 3 निर्दोष दलित युवकों को सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस के नेतृत्व वाले उनकी टीम ने, पुलिस वालों ने AK-47 की गोलियों से 3 निर्दोष दलित युवकों की हत्या कर दी। 2012 में ये घटना हुई, आज 2020, 8 साल हो चुके हैं। तत्कालीन मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार ने तो कोई काम किया ही नहीं। इनके बाद आनंदीबेन पटेल, विजय रूपानी, बहुत सारे लोग जो है वो सरकार बदलती रही, लेकिन आज तक ये विक्टिम फैमिली को न्याय नहीं मिला और इनका चार्जशीट भी फाइल नहीं हुआ। तो उनका जो सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस जो है, अगर वो SC ST OBC समुदाय का होता, अगर उनका जिला मजिस्ट्रेट SC ST OBC समुदाय का होता, तो शायद कुछ उनको न्याय मिलने की संभावना बढ़ती। तो आज कितने SC ST OBC और रिलीजियस माइनॉरिटी के IAS, IPS, IRS, IFS है? बहुत कम है। गुजरात सरकार ने 1 अगस्त 2018 को एक गैर संवैधानिक परिपत्र पारित किया, और जो परिपत्र पारित करने वाले जो व्यक्ति थे, ज्वलंत त्रिवेदी, अगर वो SC ST OBC समुदाय का बंदा होता तो भारत के संविधान को चैलेंज करने वाले परिपत्र कभी भी पारित नहीं करता। जितने भी जो कैबिनेट के जो उनका जो मिनिस्ट्री के जो सेक्रेटरी है, जितने भी जो स्टेट गवर्नमेंट में जो चीफ सेक्रेटरी है, तो उसमें SC ST OBC और रिलीजियस माइनॉरिटी के कितने लोग हैं? तो हमारी मांग है, हम चाहते हैं कि SC ST OBC समुदाय के लोगों को भी उनकी आबादी के हिसाब से, इनके लोगों को भी चीफ सेक्रेटरी आप बनाओ, उनको, इनके लोगों को भी कैबिनेट सेक्रेटरी बनने का मौका मिलना चाहिए। भारत के कितने कैबिनेट सेक्रेटरी SC ST OBC और रिलीजियस माइनॉरिटी के लोग बने हुए हैं? एक भी नहीं। तो क्या SC ST OBC और रिलीजियस माइनॉरिटी के जो लोग हैं वो क्या लायक नहीं है, वो कैपेबल नहीं है? उनको भी न्याय मिलना चाहिए, उनके साथ भेदभाव नहीं होना चाहिए। तो ये हमारी डिमांड है कि कार्यपालिका में भी उन लोगों को उनकी आबादी के हिसाब से प्रतिनिधित्व मिले। हमारी तीसरी जो मांग है, भारत की जो न्यायपालिका है वो सेपरेट जुडिशियरी है। तो भारत की सुप्रीम कोर्ट देखें आप, और अलग अलग राज्यों की आप हाई कोर्ट देखें। हम जब जाते हैं सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में किसी मैटर को लेकर,
तो वहाँ पर जस्टिस साहब का कोर्ट होता है, जस्टिस ब्रह्मभट्ट साहब का कोर्ट होता है, जस्टिस ओझा साहब का कोर्ट होता है, लेकिन कहीं पर भी जस्टिस राठौड़ साहब का कोर्ट नहीं है, जस्टिस सोलंकी साहब का कोर्ट नहीं है, जस्टिस जाटव साहब का कोर्ट नहीं है, जस्टिस वसावा साहब का कोर्ट नहीं है, जस्टिस पासवान साहब का कोर्ट नहीं है। तो हम चाहते हैं कि वहाँ पर जस्टिस पासवान साहब का भी एक कोर्ट होना चाहिए, जस्टिस अहिरवार साहब का भी एक कोर्ट होना चाहिए, जस्टिस वसावा साहब का भी एक कोर्ट होना चाहिए, जस्टिस डामोर साहब का भी एक कोर्ट होना चाहिए। होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? क्योंकि ये गलत है। एक ही जाति के लोगों को न्यायाधीश बनाना कितना जायज़ है? सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट इतनी बड़ी जुडिशरी है, इनके पास इतने पावर्स है, और वहाँ पर भी एक ही परिवार के लोगों को आपने बिठा दिया है। तो ये जो है वो भारत के संविधान की मूल भावना के विरोध में है। SC ST OBC समुदाय के लोगों के साथ अन्याय है। अगर आपके साथ कोई अन्याय और अत्याचार होता है तो आप कहाँ पर जाते हो? आप न्यायपालिका में जाते हो, लेकिन न्यायपालिका में आपके लोग ही नहीं है तो आपको न्याय कहाँ से मिलेगा? और न्यायपालिका में ये जो कॉलेजियम प्रणाली जो है, ये प्रणाली बिल्कुल गलत है, गैर संवैधानिक है, और SC ST OBC समुदाय को अन्याय करने वाली प्रणाली है। न्यायपालिका में भाई भतीजावाद ये जो चल रहा है ये गलत है। अगर आपको भारत एकमात्र ऐसा देश है कि अगर आपको किसी भी चपरासी की नौकरी के लिए भी अगर आवेदन करना है तो आपके पास मिनिमम क्वालिफिकेशन होना चाहिए, लेकिन भारत की न्यायपालिका और कॉलेजियम प्रणाली एकमात्र ऐसी प्रणाली है कि इसमें अगर आपको सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट का जज बनना है तो आपके पास कोई भी क्वालिफिकेशन की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ एकमात्र एक क्वालिफिकेशन की ज़रूरत है कि आपके पास जनेऊ होनी चाहिए। अगर आपके पास जनेऊ है तो आप इनके लिए लायक है। भारत के सुप्रीम कोर्ट में शेड्यूल ट्राइब का एक भी जज क्यों नहीं है? भारत की सुप्रीम कोर्ट में OBC समुदाय का एक भी जज क्यों नहीं है? ये सवाल हम आपसे पूछना चाहते हैं कि भारत जो देश है वो लोकतांत्रिक देश है, और लोकतांत्रिक देश में सभी लोगों को उनके आबादी के हिसाब से प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए। मीडिया की जब बात करें तो भारत का जो मीडिया है दुनिया का सबसे खराब और सबसे कह सकते हैं कि सबसे जो लुच्चा जो है मीडिया, तो वो भारत का मीडिया है। वो लोगों के साथ अन्याय और अत्याचार करते हैं। SC ST OBC समुदाय के संवैधानिक हक और अधिकार की बातों को वो मीडिया में नहीं दिखाते हैं। अमिताभ बच्चन ने क्या खाया उनकी हाईलाइट होती है। इमरान खान की बीवी क्या कर रही है, अरे इमरान खान से हमें कोई लेना देना नहीं है। हमें लेना देना है कि रिजर्वेशन इन प्रमोशन फंडामेंटल राइट है। इनके बावजूद भी सुप्रीम कोर्ट के कुछ नालायक जज जो गलत फैसले सुनाते हैं तो इनके सामने आप क्यों नहीं दिखाते हैं? आपको दिखाना चाहिए कि रिजर्वेशन जो है वो फंडामेंटल राइट है। आर्टिकल 15/4 और आर्टिकल 16/4 जो है वो फंडामेंटल राइट है। लेकिन भारत का जो मीडिया है वो पूरा का पूरा बिकाऊ मीडिया है। वो एक ही जाति का प्रतिनिधित्व करता है, सिर्फ समृद्ध और संपन्न लोगों का ही वो प्रतिनिधित्व करता है। तो भारत के मीडिया में SC ST OBC समुदाय का भी प्रतिनिधित्व होना चाहिए। अपना खुद का मीडिया बनाना होगा। कैसी है, कितनी चैनल ऐसी है जो SC ST OBC और रिलीजियस माइनॉरिटी समुदाय के लोगों की समस्याओं को सही मायने में लोगों के सामने उनको उजागर करे, उनके सामने उनको लेकर जाए। तो भारत का जो मीडिया है, चाहे वो प्रिंट मीडिया हो
इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, ट्रेडिशनल मीडिया हो या फिर वोकल मीडिया हो, सभी जगह पे एक जाति के लोगों का जो कब्जा है वो हमें मंजूर नहीं है। प्रिंट मीडिया में अगर आप देखो, टाइम्स ऑफ इंडिया है या इंडियन एक्सप्रेस है, द हिंदू है या फिर अलग अलग जितने भी जो न्यूज़पेपर है, ये न्यूज़पेपर के कितने मालिक जो है वो SC ST OBC समुदाय के हैं? एक भी नहीं। अगर आप इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में देखो, आज तक है, इंडिया टीवी है, न्यूज़ 24 है, 24/7 आपके सामने आपको कैसे गुलाम बनाया जाए यही चीज़ उनको दिखाते हैं। अगर आप ट्रेडिशनल मीडिया की बात करो, आसाराम, जाथाराम, दासाराम, मोरारी, हरियाणी, एक भी धर्मगुरु ने अगर एक बार भी बताया कि अनटचेबिलिटी जो है उनको ख़त्म करनी चाहिए, जाति व्यवस्था जो है वो कलंक है, जाति व्यवस्था को खत्म करने चाहिए। अगर आप आस्था चैनल खोलो, संस्कार चैनल खोलो, तो SC ST OBC समुदाय के लोगों को धर्मशास्त्रों के माध्यम से कैसे गुलाम बनाया जाए यही चीज़ बार बार आपको दिखाते हैं। तो हमारी जो मांग है कि मीडिया में भी SC ST OBC समुदाय को स्पेशल उनको प्रावधान हो और उनको स्पेशल उनका प्रिविलेज मिले। तो भारत का जो लोकतंत्र है वो विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका और मीडिया के ऊपर टिका हुआ है। साथ में एक और चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ कि 1991 में जब P नरसिम्हा राव की सरकार थी और जब मनमोहन सिंह जब फाइनेंस मिनिस्टर थे, तब उन्होंने एक LPG पॉलिसी भारत में लॉन्च की। लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन, ये जो कानून था वो मनुस्मृति के बाद ये दूसरा कानून था SC ST OBC समुदाय के लोगों को गुलाम बनाने को। ये जो LPG पॉलिसी जो है वो भारत के संविधान को खत्म करने का कानून है। असंख्य उद्योगपतियों को करोड़ों रुपए की लोन देते हैं और वो लोन माफ करते हैं। भारत में हजारों ऐसे उद्योग हैं, अदानी, अंबानी, एसार, असंख्य उद्योग है। कितने उद्योग के मालिक SC ST OBC समुदाय के लोग हैं। हमारा मांग है, हमारी डिमांड है, हम चाहते हैं कि SC ST OBC समुदाय के लोगों को भी इनकी आबादी के हिसाब से उद्योगों में भी उनका प्रतिनिधित्व होना चाहिए। तो जब तक ये प्रतिनिधित्व नहीं मिलता तब हम सामाजिक एकता जागृति मिशन के माध्यम से लड़ते रहेंगे। तो अब तक का जो आपका ये संघर्षपूर्ण जो सफ़र रहा है उसमें अब तक न जाने आपने कितने ही आंदोलन किए हैं और कितने ही ऐसी संघर्ष जो आपने लड़े हैं। तो दर्शकों को ये भी आप थोड़ा बताइए कि अब तक आपने कितने आंदोलन लड़े हैं और कैसे कैसे संघर्ष किए हैं। सामाजिक एकता जागृति मिशन के सभी राज्यों के जो अलग अलग हमारे जो प्रभारी हैं और बाकी के जो भी पदाधिकारी हैं, सभी लोगों को हर रोज़ असंख्य फ़ोन कॉल्स आते हैं, असंख्य पीड़ित लोग मिलने के लिए आते हैं और अपने अपनी जो समस्या है वो हमारे सामने रखते हैं। हम जो विक्टिम जो हमसे मिलने के लिए आते हैं तो उनका हम एक रिक्वेस्ट लेटर लेते हैं। उनके बाद हम जो इंसिडेंट्स है उनका हमारी तरफ से एक इन्वेस्टिगेशन करते हैं कि सही में ये इंसिडेंट्स जो है वो जेन्युइन है या नहीं। फिर बाद में हम उनको हेल्प करते हैं। तो सामाजिक एकता जागृति मिशन के नेतृत्व में हम लोगों ने आज तक 2009 से लेकर 2020 तक असंख्य आंदोलन किए हैं। उसमें से मैं कुछ प्रमुख जो आंदोलन है इनके बारे में मैं आपको अवगत कराना चाहूँगा। सबसे पहले हमने जो ऊना कांड की जो घटना हुई थी, मेरा खुद का जो नेटिव प्लेस जो है, मेरा जो गांव है वो ऊना ही है और सामाजिक एकता जागृति मिशन का जो फाउंडिंग जो हुआ था, जो शुरुआत जो हुई थी वो ऊना से ही हुआ था। और
जब 2016 में ये जो इंसिडेंस हुआ, 11 जुलाई 2016 में शेड्यूल कास्ट के कुछ लड़के जो मरी हुई गाय की जो चमड़ी उधेड़ रहे थे, उनके सिलसिले में कुछ वहाँ के जो लोकल आरएसएस, बीजेपी और शिवसेना के कुछ कार्यकर्ताओं ने इनके साथ जो बर्बरतापूर्वक जो अत्याचार किया, उस वक्त मैं यूपीएससी की तैयारी कर रहा था। मेरा मकसद था कि मैं आईएएस बनूं, समाज के लोगों की सेवा करूं। और गुजरात में एक इंस्टीट्यूट है, सरदार पटेल इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, स्पीपा करके। तो ये इंस्टीट्यूट जो है वो आईएएस आईपीएस बनने के लिए जो लोग मेहनत करते हैं उनको हेल्प करता है, और वो गवर्नमेंट की तरफ से ये पूरा इंस्टीट्यूट है, उनके लिए एक एग्ज़ाम होता है। तो मैं स्पीपा में तब था, मेरा यूपीएससी का एग्ज़ाम का मैं प्रिपेयर कर रहा था। और जब ये इंसिडेंस की बात जब मैंने सुनी और हमारे कार्यकर्ताओं ने जब मुझे इन्फॉर्म किया, उसी वक्त ऊना तहसील में हमारे सामाजिक एकता जागृति मिशन के 2500 कैडराइज कार्यकर्ता थे, और गिर सोमनाथ जिला में ऐसे 4500 कार्यकर्ता हमारे ऑलरेडी पहले से ही थे। तो हमने सभी कार्यकर्ताओं को इंस्ट्रक्शन दिया, और ऊना जो है वो भावनगर और वेरावल जो सबसे बड़े शहर है, नेशनल हाईवे है, उनके बीच का एक शहर है। तो वहाँ पर हमने चक्का जाम करवाया और सारा जो हाईवे है उनको ब्लॉक करवा दिया। तो सबसे पहले तो ये जो विक्टिम जो थे 4 लड़के, उनको पुलिस ऑफिसरों ने उनके हिरासत में लेकर इनके ऊपर ही कार्रवाई शुरू कर दी। फिर बाद में हमारे कार्यकर्ता वहाँ पर गए, गिर सोमनाथ के हमारे सामाजिक एकता जागृति मिशन के प्रभारी, हमारे अध्यक्ष, उन लोगों ने ये विक्टिम को वहाँ से निकाला, उनको हॉस्पिटलाइज किया। इनके बाद में हमने जो अपराधी है इनके खिलाफ एफआईआर रजिस्टर करवाई, और बाद में हमने वहाँ पर चक्का जाम वगैरह जो कार्यक्रम देने थे वहाँ पर हम लोगों ने कार्यक्रम स्टार्ट किया। तो जो सो कॉल्ड नेशनल मीडिया है उन्होंने शुरू में इनका नोटिस नहीं किया। बाद में हम लोगों ने 10 दिन तक वहाँ पर आंदोलन किया। 4,500 हमारे जो कैडराइज कार्यकर्ता और 1500 से भी ज़्यादा बहनें थी, 6000 लोगों ने वहाँ पर 10 दिन तक आंदोलन किया। मैंने मेरे फ़ोन से SC ST OBC समुदाय के जो लीडर्स थे उनकी भी मदद मांगी। मैंने बहन मायावती से फ़ोन किया, मायावती जी से ये सारी चीज़ें हमने उनको अवगत कराया। लालू प्रसाद यादव को हमने ये सारी चीज़ें अवगत कराई। बाकी के भी जो हमारे SC ST OBC समुदाय के जो बड़े लीडर्स थे उनको हमने उनकी हेल्प हमने मांगी। तो बहुजन समाज पार्टी के केंद्रीय कार्यालय से, राष्ट्रीय जनता दल के केंद्रीय कार्यालय से और बाकी की सभी जगह से भी हमसे वापस कांटेक्ट किया गया। व्हाट्सएप से हमने उनको ये सारे वीडियोस वगैरह भेजे, और फिर राज्यसभा में पूरा बंद रहा, और इनके बाद नेशनल मीडिया ने ये इनको नोटिस किया। तो उन्ना कांड के वक्त भी ये भारतीय जनता पार्टी की जो प्रदेश सरकार थी उन्होंने भी साम दाम दंड भेद अपनाकर ये इंसिडेंट्स को कैसे वाइंड अप किया जाए, इनका पूरा जो भी है वो उन्होंने कोशिश की। लेकिन हमने कैसे भी करके ये आंदोलन को मजबूताई से उनको चलाया। तब आनंदीबेन पटेल के नेतृत्व वाली सरकार में गुजरात के यहाँ के जो लोकल पुलिस प्रशासन और सरकार के लोग हमको प्रेशराइज कर रहे थे ये आंदोलन को वाइंड अप करने के लिए। इनके बाद पुरुषोत्तम रूपाला जो केंद्रीय कृषि मंत्री थे वो यहाँ राजकोट आए, और राजकोट के सिविल हॉस्पिटल में जो विक्टिम जो थे, जो हॉस्पिटलाइज थे, उनको ज़बरदस्ती वहाँ से डिस्चार्ज करवा दिया गया, क्योंकि ये आंदोलन कैसे भी करके उनको वाइंड अप करना था। तो विक्टिम फैमिली को मदद करने के लिए मैंने अपना एग्ज़ाम तक छोड़ दिया।
मैंने विक्टिम फैमिली के साथ मैं खुद यहाँ अहमदाबाद सिविल हॉस्पिटल आया और उनको 10 दिन तक सही ट्रीटमेंट दिलाई। अलग अलग सभी पॉलिटिकल पार्टी के लीडर्स हमसे मिलने के लिए आए। तो हमने ये आंदोलन ऊना कांड का जो है वो सामाजिक एकता जागृति मिशन के नेतृत्व में राष्ट्रीय आंदोलन बनाया। और बाकी जो भी हुआ आप सभी लोगों ने देखा होगा। तो ऊना कांड का जो आंदोलन हुआ वो सामाजिक एकता जागृति मिशन के नेतृत्व में चला। इनके बाद सफाई कामदार लोगों की जो समस्याएं होती है इनके लिए भी हम लोग जो है वो काम करते हैं। यहाँ पर एक सुरेंद्र नगर में सफाई कामदार जो युवा लोग थे उनका मैनहोल में उनका डेथ हुआ था। तो तब हम वहाँ सामाजिक एकता जागृति मिशन के कार्यकर्ता और बाकी के लोग वहाँ पर पहुँचे। हम खुद वहाँ पर गए और मैनुअल स्कैवेंजर एक्ट 2013 का जो कानून है यह कानून के मुताबिक और आईपीसी 306 के मुताबिक हमने वहाँ पर लोकल पुलिस स्टेशन में एक एफआईआर रजिस्टर करवाया। गुजरात की पहली एफआईआर थी कि सफाई कामदार के मौत के बाद जो ऑफिसर जो है उन्होंने उनकी फ़र्ज़ में जो काम नहीं किया है और उनको फ़र्ज़ के बेदरकार रहने के हिसाब से उनके ऊपर कोई चार्जेस लगे तो वहाँ के चीफ ऑफिसर और बाकी के लोगों को हमने अपराधी के तौर पे एफआईआर में उनका नाम हमने मेंशन किया। और इनके बाद विक्टिम फैमिली के एडवोकेट के तौर पर मैंने गुजरात के गवर्नर से मिलकर गुजरात के मुख्यमंत्री को इनमें अपराधी दाखिल करने के लिए हमने एक मेमोरेंडम दिया। क्योंकि किसी भी स्टेट का चीफ मिनिस्टर को अगर आप इनके ऊपर एफआईआर करना चाहते हो तो आपको इनके गवर्नर की परमिशन लेनी होती है। तो हमने जैसे ही मेमोरेंडम दिया दूसरे ही दिन ये जो विक्टिम फैमिली है उनको जो सहाय मिलनी चाहिए, आर्थिक सहाय मिलनी चाहिए, बाकी की जो सहाय मिलनी चाहिए ये तुरंत मिली। और सरकार जो है वो हरकत में आई और गुजरात के बाकी के भी जो सफाई कामदार जिनकी मौत हुई थी इनके फैमिली को जो मुआवजा बाकी था वो तुरंत मुआवजा मिला। दूसरी जो हमारी एक महत्वपूर्ण लड़ाई यह थी कि अरवली जो डिस्ट्रिक्ट है वहाँ पर शेड्यूल कास्ट के एक जो युवक है जयेश राठौड़ उनको घोड़ी पर चढ़ने से उनको रोका गया। वहाँ के लोकल जो सो कॉल्ड सवर्ण समुदाय के लोग थे जो एंटी सोशल एलिमेंट थे उन्होंने उनको घोड़ी से चढ़ने से रोका। तो हमने वहाँ पर भी सही तरीके से प्रॉपर आंदोलन चलाया। विक्टिम फैमिली के पास से एक पैसे लिए बगैर हमने उनको फ्री ऑफ कॉस्ट उनको सेशंस और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में भी मदद की और हाई कोर्ट में भी उनको हेल्प की। और सभी के सभी 43 जो एक्यूज पर्सन थे सभी लोगों को हमने अहमदाबाद की सेंट्रल जेल है वो जेल में हमने उनको भेजा। और एक मैसेज हमने कन्वे किया कि घोड़ी पर चढ़ना सभी लोगों का अधिकार है। किसी का अगर शेड्यूल कास्ट में जन्म हुआ है तो उनका भी हक और अधिकार है कि वो भी घोड़ी पर चढ़ सकता है, अच्छे कपड़े पहन सकता है। तो वहाँ पर भी हम लोगों ने हेल्प की। और बाकी के भी असंख्य ऐसे आंदोलन जो होते हैं उसमें हम लोग आज भी लड़ते हैं। एक मैं और चीज़ आपको बता दूं कि ओबीसी, एससी और एसटी समुदाय के लोगों के लिए तो लड़ते ही है, लेकिन अगर कोई रिलीजियस माइनॉरिटी के कोई लोग हमारे पास आते हैं तो इनके लिए भी हम लोग लड़ते हैं। एक इंसिडेंस में आपको बताऊं कि गुजरात के अहमदाबाद में मोहम्मद अयूब करके एक जो लड़का था उनका सो कॉल्ड गौरक्षक जो थे ये तथाकथित गौरक्षकों ने उनकी हत्या कर दी। यह प्रकरण में भी हम लोगों ने मृतक परिवार की मदद की और मृतक परिवार के घर से ही गुजरात के मुख्यमंत्री विजय रूपानी को लाउड स्पीकर से फ़ोन करके उनको इंस्ट्रक्शन दिया
कि गुजरात के मुसलमान जो है वो भी भारत के नागरिक है और आप गुजरात के चीफ मिनिस्टर हो, आपकी ड्यूटी है कि सभी नागरिकों को सुरक्षा प्रदान करें। यह केस में भी सही तरीके से तहकीकात होनी चाहिए और विक्टिम फैमिली को हेल्प मिलनी चाहिए। और इनके बाद विक्टिम फैमिली को भी हम लोगों ने पुलिस प्रोटेक्शन और बाकी की भी जो उनको लीगली जो हेल्प करनी थी वो हमने हेल्प उनको की। सवर्ण समुदाय के जो दबे कुचले जो लोग हैं वो भी हमारे पास आते हैं। कुछ दिन पहले हिम्मतनगर के राजपूत समुदाय के लोग हमसे मदद मांगने के लिए आए तो हमने उनको भी मदद की। कुछ दिन पहले जो ओबीसी समुदाय के ओबीसी के जो ठाकुर समुदाय जो है उनकी एक 16 साल की लड़की जो है वो 7 महीने से गायब है और पुलिस प्रशासन और सरकार उसमें कुछ भी काम नहीं कर रही है। तो यह प्रकरण में भी, यह इंसिडेंट्स में भी हम उनको हेल्प करते हैं। हमने उनको गुजरात हाई कोर्ट में उनका हैबियस कॉर्पस भी फाइल किया और विक्टिम फैमिली को पुलिस प्रशासन और सरकार से भी कैसे मदद मिले इनके लिए भी हम काम करते हैं। तो हमने देखा कि केवल सिंह एक ऐसे एडवोकेट है जिनके अंदर इतनी हिम्मत है। अभी हमने सबने दर्शकों ने भी देखा था कि जो मोडासा की जो घटना हुई थी, इंसिडेंट हुआ था, उस घटना में पुलिस प्रशासन ने विक्टिम की एफआईआर तक दर्ज नहीं की थी। तो इस घटना के मौका वारदात पर पहुंचकर केवल सिंह ने जो वहाँ की पुलिस प्रशासन को एक तरफ से उनकी जो ड्यूटी थी वो याद दिलाई दी थी, उनको जो उनकी जो फ़र्ज थी वो याद दिलाई थी। तो उतनी हिम्मत जो केवल सिंह ने दिखाई थी, तो वो जो हिम्मत है वो केवल सिंह में कहाँ से आती है? तो मैं पूछना चाहता हूँ केवल सिंह से कि वो जो हिम्मत है वो आप कहाँ से लाते हो? हमारे अंदर जो हिम्मत है वो भारत के संविधान से हमें मिली है। बाबा साहेब अम्बेडकर और बाकी के जो महापुरुषों ने जो संघर्ष किया है इनसे हमने सीखा है और समाज के दबे कुचले लोगों के ऊपर जो अन्याय और अत्याचार होता है वो हमने देखा है। तो हमने तय किया है कि एक बार तो मरना ही है तो शेर की मौत मरना है, किसी से भी डरकर गुलामी की ज़िंदगी हमें नहीं जीनी है। मोडासा में जो घटना हुई थी वहाँ पर शेड्यूल कास्ट की एक लड़की जो है इनका किडनैप होता है। किडनैपिंग के बाद जो अपराधी जो है इनके साथ गैंगरेप करते हैं, एक सामूहिक बलात्कार होता है। सामूहिक बलात्कार करने के बाद ये जो विक्टिम जो लड़की है उनकी हत्या कर दी जाती है और हत्या करने के बाद ये विक्टिम जो लड़की है इनकी लाश को पेड़ से लटकाया जाता है। ये सारे घटनाक्रम के बावजूद भी वहाँ के जिला पुलिस अधीक्षक जो थे वो एफआईआर रजिस्टर करने से इनकार करते थे। जिला पुलिस अधीक्षक का कहना था कि सबसे पहले हम पोस्टमार्टम रिपोर्ट देखेंगे, एफएसएल रिपोर्ट देखेंगे, अगर हमें लगेगा कि ये जो है वो मर्डर है इनके बाद हम जो है वो एफआईआर रजिस्टर करेंगे। जब हमारे अरवली जिला के वहाँ के जो प्रभारी और हमारे अध्यक्ष वहाँ पर गए, विक्टिम फैमिली से मिले और उन्होंने हमें इन्फॉर्म किया कि साहब यहाँ पर ऐसी ऐसी घटनाएं हुई है और हमें यहाँ पर आपकी हेल्प की ज़रूरत है। तब मैं साबरकांठा में एक मजदूर अधिकार सम्मेलन था तो वो कार्यक्रम लेने के लिए गया था, तो मैं वहाँ पर पहुँच नहीं सकता था। इसीलिए मैंने ये जो अरवली के जो सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस के जो इनके बॉस जो थे, इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस, ये इनके रेंज आईजी को मैंने फ़ोन लगाया और उनको मैंने सूचना दी कि यहाँ पर ऐसी ऐसी घटनाएं हुई हैं, आप वहाँ पर तुरंत पहुँचे और वहाँ पर एफआईआर रजिस्टर कीजिए और विक्टिम फैमिली की जो भी जो मांगे हैं उनको मानिए।
हमारी सूचना देने के बावजूद भी ये लोगों ने कोई जो भी एक्शन लेने चाहिए वो नहीं लिए। इनके बाद दूसरे दिन मैं खुद वहाँ पर गया और तब ये घटना के 7 दिन हो चुके थे। 7 दिन के भीतर कोई जो एक्शन होने चाहिए पुलिस प्रशासन और सरकार की तरफ से वो कुछ नहीं हुए थे। ये विक्टिम फैमिली ने गुजरात के भाजपा के सभी विधायक और सांसदों से भी मदद मांगी, कांग्रेस के सभी विधायक सांसदों से भी मदद मांगी, जो स्वतंत्र निर्दलीय जो विधायक और सांसद हैं उनसे भी मदद मांगी, लेकिन किसी ने उनकी मदद करने का काम नहीं किया। तब हम वहाँ पर गए, तो जब वहाँ पर हम पहुँचे तो सबसे पहले पुलिस स्टेशन से मैंने वहाँ के जो लोकल डीवाईएसपी थे उनको बुलाया और कहा कि तुम्हारे एसपी को यहाँ पर बुलाओ बाहर। एसपी वहाँ पर आया, उनके आईजी भी अंदर बैठे हुए थे। तो मैंने एसपी से सीधा पूछा कि भाई आपने एफआईआर रजिस्टर क्यों नहीं किया, आपको क्या दिक्कत है। तो एसपी ने बताया कि सबसे पहले हम पोस्टमार्टम रिपोर्ट आएंगे, एफएसएल रिपोर्ट आएंगे, इनके बाद एफआईआर रजिस्टर करेंगे। मैंने बताया कि तुम एसपी हो, कोई कांस्टेबल नहीं हो, तुम यूपीएससी पास करके आए हुए हो, तुम्हें पता होना चाहिए कि कानून क्या है। SC/ST एक्ट में सीधा प्रावधान है, स्पष्ट लिखा हुआ है। भारत के राष्ट्रपति ने ऑर्डिनेंस पारित किया, उसमें लिखा हुआ है कि अगर कोई शेड्यूल कास्ट या शेड्यूल ट्राइब का कोई व्यक्ति कोई कास्ट बेस्ड एट्रोसिटीज़ की कोई एफआईआर रजिस्टर करने के लिए आता है तो आपको उनकी एफआईआर विदाउट एनी प्रिलिमिनरी इंक्वायरी रजिस्टर करनी चाहिए। अगर कहीं पर कोई महिला पर कोई अत्याचार होता है तो सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन है कि किसी भी प्रकार की प्रिलिमिनरी इंक्वायरी के बगैर तुरंत उनकी एफआईआर रजिस्टर होनी चाहिए। तो आपने एफआईआर क्यों नहीं रजिस्टर किया? तो वो एसपी अपना सर नीचे करके सुन रहा था। तो फिर मैंने उनको धमकाया, उनको समझाया, तो फिर वो अपनी ऑफिस में अंदर चला गया। तो फिर मैंने बताया उनको कि यहाँ पर मनुस्मृति का शासन नहीं चल रहा है, यहाँ पर भारत के संविधान का शासन चल रहा है, और तुम जो हो, तुम्हारा ये जो वर्दी पहनी है, ये जो लाल लाइट की गाड़ी में आप घूम रहे हो, वो हमारे टैक्स के पैसे की गाड़ी है, और ये पुलिस स्टेशन है, तुम्हारे बाप की पीढ़ी नहीं है कि आप मन चाहे ऐसा बर्ताव करो और मन चाहे ऐसा काम करो। भारत के संविधान में जो प्रावधान है, इस प्रावधान के तहत आप काम करो और कानून में जो व्यवस्था है, व्यवस्था का आप पालन करो। तो इसी तरीके से आपने वहाँ के एसपी को जो भी जिस भाषा में जो समझता था, उनके आईजी के प्रेजेंस में आपको हमने उनको समझाया, और हमने ये भी कहा कि आपको अपने आईजी से कहना है तो भी कहो, अगर आपको अपने डीजी से कहना है तभी कह दो, हम किसी से डरने वाले नहीं है। ये एफआईआर रजिस्टर होनी चाहिए, अगर एफआईआर रजिस्टर नहीं होगी तो फिर हम देखेंगे, पूरे गुजरात को बंद करेंगे, ये ताकत है हमारे। तो फिर हमने वहाँ पर सामाजिक एकता जागृति मिशन के वहाँ के लोकल डिस्ट्रिक्ट के 5000 कार्यकर्ताओं को तुरंत वहाँ पर बुलाया। पुलिस स्टेशन जो है उनको चारों तरफ से कॉर्डन किया, और एसपी आईजी किसी को भी बाहर नहीं निकलने दिया। इनके बावजूद ये लोगों ने वहाँ पर ये एफआईआर रजिस्टर की। तो वंचित समुदाय के लोग जो है, उनसे ये इंसिडेंट से हमें क्या सीखना चाहिए कि आपको एफआईआर रजिस्टर करने के लिए भी आंदोलन करना पड़ता है, जो कि कानून में प्रावधान है। तो आप संगठित बने, आप मजबूत बने। सामाजिक एकता जागृति मिशन इतना मजबूत था, इसीलिए आपका जिला पुलिस अधीक्षक सर नीचे रखकर बात सुनता है। बाकी के संगठनों के लोग जो है वो काम ही नहीं करते हैं, सिर्फ कागज़ पर उनका संगठन चलता है। तो ऐसा नहीं चलेगा। और जितने भी जो आईएएस, आईपीएस, आईआरएस, आईएफएस जितने भी जो लोग हैं, या जितने भी एमएलए, एमपी, मिनिस्टर जो है, उनकी तनख्वाह हम चुकाते हैं, हमारे टैक्स से उनका पगार होता है। तो हम जो है वो सही मायने में इस देश के मालिक हैं। तो ये मैसेज हम सभी लोगों को देना चाहते थे। और ये जो विक्टिम फैमिली है, इनके साथ जो अन्याय और अत्याचार हुआ,
वो हमसे देखा नहीं गया। इसीलिए हमने उनको जिस भाषा में वो समझना चाहते थे उसी भाषा में हमने उनको समझाया। तो हमने बहुत सारी बातें की, बहुत सारी जानकारी ली, आपके विचार रखे। तो अंत में केवल सिंह जी आपसे मैं पूछना चाहूँगा कि ये जो वंचित समुदाय के लोग हैं उनके लिए आपका क्या मैसेज है, क्या संदेश है, तो थोड़ा वो भी आप बताइए। वंचित समुदाय के जो लोग हैं भारत के, उनको मेरा सिर्फ यही संदेश है कि आपका जन्म राजा बनने के लिए हुआ है। हमें इस देश का मालिक बनना है। विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका, मीडिया, उद्योगों, सभी जगह पे हमारा प्रतिनिधित्व होना चाहिए और हम यह लड़ाई हमारे अंतिम सांस तक लड़ेंगे जब तक हमारा मकसद कामयाब नहीं होता। आप सोचो कि वंचित समुदाय के जो लोग हैं, खास करके अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़े वर्ग के जो लोग हैं, इनके बाप दादाओं को हजारों साल तक गुलाम बनाकर रखे थे। इनके पूर्वजों पर बहुत सारे अन्याय और अत्याचार हुए और आज भारत में इनकी स्थिति बहुत कुछ सही नहीं है। अमेरिका में जो निग्रो लोग हैं, इनसे भी भारत के जो अनटचेबल लोग हैं, इनकी परिस्थिति बहुत खराब है। अमेरिका के जो निग्रो है, कम से कम इनके साथ वहाँ के गोरे लोग जो है वो स्पर्श तो करते हैं। भारत के शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब और ओबीसी समुदाय के लोग हैं, इनका तो स्पर्श भी वर्जित है। आपके पास रहने के लिए घर नहीं है, आपके पास शिक्षा के जो अवसर होने चाहिए वो अवसर नहीं है, आपके पास जो संपत्ति के जो अवसर होने चाहिए वो आपको नहीं मिलने दे रहे हैं। तो सिर्फ मेरा कहना यह है कि आपको पीछे लुटाने का कुछ नहीं है। अगर आप मेहनत करेंगे, आप लड़ेंगे, तो आपको मिलने वाला ही है, गंवाने का कुछ नहीं है। दूसरी बात कि जो एससी, एसटी, ओबीसी समुदाय के जो लोग हैं, आपके पास इतनी बड़ी आबादी है और भारत एक लोकतांत्रिक देश है और लोकतांत्रिक देश में जिनकी आबादी होती है, जिनकी बड़ी आबादी होती है, वो वहाँ का राजा बनता है। सबसे पहले रानी के पेट से राजा पैदा होता था, लेकिन बाबा साहेब अम्बेडकर और बाकी के जो संविधान निर्माताओं ने ऐसा प्रावधान बनाया कि अब जो बैलेट बॉक्स जो है, ईवीएम मशीन है, वहाँ से राजा पैदा होता है। तो आपको किसको राजा बनाना है वो आपके हाथ में है। तो आप एकजुट हो, आप लड़ो और इस देश का मालिक बनो, शासनकर्ता जमात बनो। आप हर रोज टुकड़े टुकड़े में मर रहे हैं। सभी लोगों को एक बार मौत आती ही है, चाहे कोई प्रधानमंत्री हो या राष्ट्रपति हो या फिर कोई मजदूरी करने वाला कोई कामदार हो, सभी लोगों को एक ना एक दिन तो मरना ही है। तो हमें हर रोज टुकड़े टुकड़े की मौत नहीं मरना है। हमें आत्मसम्मान और स्वाभिमान से जीना है और हमारे हक और अधिकार के लिए हमें शेर की मौत मरना है। तो वंचित समुदाय के जो लोग हैं वो यह आंदोलन में सहभागी बने, सामाजिक एकता जागृति मिशन को मजबूत बनाए। सामाजिक एकता जागृति मिशन जो है यह एक आंदोलन है और यह आंदोलन जो है वो आपको शासनकर्ता जमात बनाने का आंदोलन है। आपके बाप दादा, आपके पूर्वज इस देश के राजा थे
और वापस आपको इस देश के राजा बनाने का ये आंदोलन है। तो सामाजिक एकता जागृति मिशन से जुड़े और भारत में अपना साम्राज्य वापस स्थापित करें, यही मेरा आपको संदेश है।